नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगली तरह की विंड के बारे में, जो कि हैं पीरियोडिक विंड्स। देखो, प्लानिटरी विंड्स के अलावा, जिसको हम परमानेंट विंड्स कह रहे थे, अब कोई भी विंड आपको ना परमानेंट नहीं दिखेगी। अब जो भी हम डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में या इस लेक्चर के बाद, कोई भी अब आपको विंड्स परमानेंट नहीं दिखने वाली है। मतलब वो अपना रुख जो है वो मोड़ती रहेंगी सीज़न के हिसाब से, साल में एक दो बार, या फिर रोज़ डेली। अब आपको ऐसी विंड्स दिखेंगी, ठीक है। तो एक है पीरियोडिक विंड्स। अब नाम से ही पता लग रहा है कि अलग अलग पीरियड में, अलग अलग सीजन्स में ये विंड जो हैं वो अपना रुख बदल लेती होंगी। जबकि परमानेंट विंड्स का नेचर श्रेया कभी भी सीज़न के ऊपर या महीने के ऊपर या इतने टाइम के ऊपर डिपेंड होता है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। तो पीरियोडिक विंड जो है, दे आर सीजनल विंड्स, यानी कि ये अपना रुख किसके हिसाब से चेंज करती हैं? सीजन्स के हिसाब से, ठीक है। एंड दे चेंज द डायरेक्शन पीरियोडिकली। ये जो विंड्स हैं, दे आर कॉज्ड बाय डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशन। यानी कि पीरियोडिक विंड्स की अकरेंस के पीछे कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है? लैंड और ओशन का अलग अलग समय पे ठंडा या गर्म होना। यानी कि एक प्रकार से, मतलब हम उस टर्म को तो यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन एक तरीके से लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वाला कंसेप्ट यहाँ पर काम कर रहा है। वो दोनों ना सेम तरीके से हीट नहीं होने चाहिए, सेम तरीके से हीट नहीं होने चाहिए। यानी कि आपको लैंड भी उस टाइम पर गर्म है और ओशन का पानी भी उस टाइम पर गर्म है, या फिर सी वाटर गर्म है। क्यों? अगर ऐसा होगा कि दोनों जो हैं वो हीटअप हो रहे हैं, तो वहां पर कौन सी प्रेशर कंडीशन बनेगी? हाँ, दोनों हीटअप हो रहे हैं तो ये भी लो प्रेशर, ये भी लो प्रेशर। अब हवा कहीं ना कहीं से मूव कर सकती है क्या, बताओ? नहीं ना। इसलिए रूल क्या कहता है? दोनों की क्या होनी चाहिए? डिफरेंशियल हीटिंग। अब डिफरेंशियल हीटिंग मुझे बताओ जरा, कि अगर श्रेया लैंड अगर हीटअप हो रहा है तो ओशन क्या होना चाहिए? ठंडा। ठंडा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा हाई हाई प्रेशर, और हवा कहाँ से कहाँ मूव करेगी? ओशन से लैंड, ठीक है। जो हवाएं होती हैं विच रिवर्स द डायरेक्शन विथ चेंज ऑफ सीजन्स, इसको आप कहते हो मॉनसून। अब ये भी एक प्रकार की पीरियोडिक विंड्स हैं, सीजन के हिसाब से चेंज कर रही हैं अपनी डायरेक्शन को। तो भारत के अंदर बहने वाली ट्रॉपिकल मानसून विंड्स होती हैं, ये एक प्रकार की पीरियोडिक विंड्स हैं। क्यों? मानसून विंड सदाबहार होती हैं क्या? हर स्टेट से होकर गुजरती हैं, मतलब रोज, या फिर हर हफ्ते, हर महीने? उनका एक फिक्स पैटर्न होता है कि नहीं होता है? ठीक है। मैं आपको अब एक चीज़ बताता हूँ, ये डिफरेंशियल हीटिंग वाली टर्म्स है। हम लोग कहते हैं ना, एक इफेक्ट पढ़ते हैं श्रेया अक्सर हम लोग करंट अफेयर वगैरह में, वो अच्छे से अगर मैं एक्सप्लेन करने को बोलूँ तो अभी तक आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते होगे। आज के बाद करने लगोगे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक में श्रेया टॉपिक एक वो आता है ना, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के कंटेक्स्ट में एक लाइन सुनी होगी आपने, कि ग्लोबल वार्मिंग अगर चलता रहा तो वो मॉनसून पैटर्न को बिगाड़ कर रख देगा, खराब कर देगा उसे, है ना। इसको एक्सप्लेन करते हैं जरा कैसे। अगर एक कल को क्वेश्चन आ गया अगर मेंस के अंदर ही, तो इतने सिर्फ इतने से कंटेंट की बदौलत हम मेंस का आंसर कैसे लिख सकें, देखो समझने की कोशिश करो। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो इसका मतलब कुछ ऐसी गैसेस है जो हीट ट्रैपिंग गैसेस हैं, वो रिलीज हो रही हैं अर्थ पे, बढ़ रही है उनकी संख्या। अब ऐसी एक गैस का अगर मैं नाम दे दूं तो CO2 बोल दूं, बताओ। ये एडिशनली एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज की वजह से बढ़ रही है, और एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी होती है, जो कि आपको पता है कि जब सूरज की किरणें शाम को लौट कर जाती है, रेडिएट बैक करती है, उसको रोक लेगा ये जितना ज्यादा CO2 होगा। इसकी वजह से क्या वार्म होगा? एयर वार्म होगी, एयर वार्म होगी।
उसके बाद जब एयर वार्म होगी और ये गर्म हवा ये ट्रैप होकर रह जाएगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में लंबे समय के लिए, यही गर्म हवा अर्थ को एक हॉट प्लेनेट बना देगी। बताओ, बनाएगी? जिसकी वजह से अर्थ का जो लैंड सरफेस है क्या वो भी गर्म हो जाएगा? हेयर ड्रायर अगर आप अपने टी शर्ट पर, टॉप पर लाकर या फिर बिस्तर पर लाकर लगातार उसको चलाते रहो और टच करवाते रहो 5 मिनट के लिए, काफी गर्म कर देगा वो सरफेस को कि नहीं कर देगा? सिर्फ 5 मिनट बोल रहा हूं मैं। तो ये हवा के अंदर एक टेंडेंसी होती है क्या सरफेस को गर्म करने की? हेयर ड्रायर को अगर आप चलाओ अपनी टेबल के ऊपर रखकर, टेबल की तरफ डायरेक्शन कर कर या जमीन की तरफ डायरेक्शन कर कर, उतने एरिया को वो गर्म कर देगा एज कम्पेयर टू अदर एरिया। तो ये गर्म हवा भी जो है अर्थ को हॉट प्लेनेट बनाएगी और लैंड सरफेस को भी गर्म कर देगी। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग दूसरी चीज, ग्लोबल वार्मिंग जब इतना कुछ गर्म करेगी तो क्या उसकी वजह से सी वाटर या ओशन वाटर भी गर्म होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। एक टाइम के बाद जब सारा ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा और समुद्र का पानी, ओशन का पानी खचाखच जब भर जाएगा, बड़े सारे जो आइलैंड कंट्रीज है वो डूब जाएंगी। एक समय के बाद तो वो वार्म अप होना शुरू होगा कि नहीं होगा? उसका लेवल राइज होना शुरू होगा कि नहीं होगा? हल्का सा आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी ने उबलना शुरू कर दिया है, लेवल वैसे भी अप होने लगा है उसकी वजह से। ये बहुत एक आप कह लो कि 1/1 लाख या 10 लाख वाली एक चीज है नोटिस करने वाली, लेकिन ये नोटिसेबल है ये फैक्ट कि ओशन और सी वाटर सब वार्म होने लगे हैं। अब श्रेया, इसमें अगर ये भी वार्म हो जाएगा, ये लो प्रेशर कंडीशन बनाएगा, ये भी वार्म हो जाएगा, लो प्रेशर कंडीशन बनाएगा, तो जब दोनों जगह पर लो प्रेशर कंडीशन रहेगी तो लैंड ब्रीज या सी ब्रीज का कंसेप्ट हो सकता है, फिर वर्क कर सकता है क्या? बताओ। फिर हवाएं उठाएंगी किसको? क्योंकि हवाओं का नेचर क्या होता है? दे मूव फ्रॉम, ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर समुद्र के ऊपर अगर हाई प्रेशर हो और लैंड के ऊपर हाई प्रेशर हो, ये बेस्ट कंडीशन है कि नहीं ये बारिश करवाने के लिए किसी भी एक रीजन में, है ना? लेकिन जब लो प्रेशर टू लो प्रेशर ही है तो हवाएं उठा पाएंगी क्या? लो प्रेशर की लाइट हवाएं, गर्म हवाएं पानी को उठा पाती हैं? बारिश करवाने की टेंडेंसी है उनके अंदर? ओरोग्राफिक रेनफॉल करवा पाएंगी? नहीं ना। इसी प्रकार से वो इंडिया के अंदर मॉनसून सिस्टम को फिल करके रख देंगी। आप समझ गए? आप ये जो लिखा रहता है हमेशा ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट, क्या है इसका रीजन, साइंटिफिक रीजन? आज के बाद कोई दिक्कत? उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे विंड की, वेरिएबल विंड की। इन्होंने थोड़ा सा ये ब्लैक कर दिया इसको, ये आपकी वेरिएबल विंड, ठीक है। वेरिएबल विंड के कंटेक्स्ट में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोन की। जो टर्म साइक्लोन है ग्रीक वर्ड है, इट मीन्स कॉइल ऑफ अ स्नेक। मतलब ऐसे उसका नाम है, ठीक है। सांप अपने आप को ऐसे कभी कभार कहते हैं ना, कुंडली मारकर बैठा हुआ है सांप, उसको कहते हैं इंग्लिश में कॉइल ऑफ अ स्नेक। साइक्लोन जो होते हैं दे आर सेंटर ऑफ लो प्रेशर। बिल्कुल आराम से समझना, आज आपको साइक्लोन का पूरा सब कुछ A to Z पता लग जाएगा। साइक्लोन्स लो प्रेशर सेंटर्स होते हैं, यानी कि मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं।
एक मैं इसका हिस्सा मार्क कर रहा हूं साइक्लोन का, जैसे आप इसको देख पा रहे हो, मैं प्रॉपर तरीके से बना दूं इसको। मैं इसकी दो चीजें बना रहा हूं। एक ये बाउंड्री वाला हिस्सा जिसको मैं लिख रहा हूं ABC, एक ये अंदरूनी हिस्सा जिसको मैं लिख रहा हूं XYZ। मुझे अब एक बार बताओ, लो प्रेशर रीजन कहां एग्जिस्ट करेगा साइक्लोन में? कहां पर? ABC पर कि XYZ पर? यहां पर आपने क्या देखा, साइक्लोन्स आर सेंटर्स ऑफ लो प्रेशर XYZ पे। अब इस XYZ को सीख जाओ। आपको पता है कि यहां पर एक गैप होता है ऐसा, जैसे कि आप बाल्टी में हाथ डाल डालकर ऐसे पानी घुमाओ, बीच की जगह खाली होती है उसकी, इतना पता है? या हम जैसे स्कूल में प्लास्टिक की वाटर बॉटल में पानी घुमाते थे कि मैं साइक्लोन बना रहा हूं, है ना, पानी का बवंडर बना रहा हूं, बीच की जगह उसकी खाली होती है कि नहीं होती है? ये ऐसे ही मूव करता है ना, ये बीच की जगह इसकी खाली होती है ना, राइट? ऐसे ही होगा ना, ये ऐसे, ये स्पेस तो ब्लैंक होता है ना। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन। आप इसको क्या कहोगे आज के बाद? आई ऑफ साइक्लोन। दिस इज बर्थ प्लेस ऑफ साइक्लोन। जैसे ये जो बवंडर अगर पानी का होता है, आपको पता है ऐसे हवा का भी बवंडर होता है। कुणाल, अपने ग्वालियर में अक्सर ओपन फील्ड में तुमने देखा होगा ना कि लोग सामने देखा ही होगा, लोगों के मुंह से क्या सुना होगा, ये हवा का एक ऐसा बहता हुआ बवंडर नहीं होता जिससे लोग कहते हैं कि दूर हो जाओ उससे, ये कभी कभार उड़ाकर भी लेकर जा सकता है अगर ये बहुत बड़ा हो गया तो, है ना? अब वो कैसे वर्क करता है, कैसे बनता है? वार्म एयर मास या एयर करंट कोल्ड एयर करंट के नजदीक आता है। जब ये दोनों टकराते हैं, ये हवा वार्म एयर, वार्म एयर, वार्म एयर, कोल्ड एयर, कोल्ड एयर, कोल्ड एयर, जब इनका ऐसे मिलन होता है, दिस प्लस दिस, इससे बन जाता है इस तरीके का हवा का बवंडर। ये अमेरिका में इतना डिस्ट्रक्टिव होता है कि पूरे के पूरे घरों को, गाड़ियों को उड़ाकर ले जाता है। हरिकेन बोलते हैं उसको, मतलब वैसे तो ये टर्म पानी के लिए यूज होती हैं, जैसे टाइफून हरिकेन्स वगैरह, उसको एयर हरिकेन आप बोल सकते हो। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चलकर। फिलहाल क्योंकि अभी हम साइक्लोन कर रहे हैं तो अभी हम पानी तक ही सीमित रहते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये जो साइक्लोन का ये जो बर्थ प्लेस है, जो आई है साइक्लोन की, एक तो आपने क्या जाना कि यहां पर कैसी प्रेशर कंडीशन है, अब पानी के अंदर कोई सा भी जो करंट होगा, अगर वहां पर हाई प्रेशर कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही है पानी के ऊपर, तो वो इसी एरिया की तरफ आकर्षित होगा। अब मैं एकदम से आपको हवा के बारे में ये वाली चीज क्यों बताने लगा था, हवा का बवंडर, यहां पर कोल्ड और वार्म एयर वर्क कर रही है ना। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि साइक्लोन के लिए भी काफी हद तक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता होगा कि कोल्ड और वार्म करंट अगर मीट कर रहे हैं तो वो घूमते 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 टकराते टकराते एक ऐसा आई बना लेंगे और वो फिर पानी के अंदर ये बवंडर स्टार्ट हो जाएगा घूमना। बताओ।
तो श्रेय ये कैसा होता है, ये एंजॉयफुल होता है, क्या होता है, ये बढ़िया होता है, ये डिस्ट्रक्टिव होता है, तबाही लाता है। बिस्मे इसके साथ साथ ये बड़े टाइम तक, जब तक ये पानी में रहता है, बारिश भी लाता है ना आसपास के इलाकों में, बाद तक रहता है। वो क्यों? अब वो बारिश कोई मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट की वजह से शुरू नहीं होता है ना, मॉनसून विंड्स की वजह से शुरू नहीं होता। उसके ऊपर बहती हुई हवाएं बार बार हद से ज्यादा नमी लेकर आ रही हैं और वो कोस्टल रीजन में पटक रही हैं। फिर नमी उठाया, फिर पानी उठाया, फिर पटक दिया, फिर पानी उठाया, फिर पटक दिया। इसकी वजह से इट अपीयर्स टू बी अ बारिश, लेकिन ये क्लाउड वाली बारिश नहीं है। राइट, मानते हो? अब आप मरीन ड्राइव के किनारे खड़े हो जाओ, पानी की बौछारें आपके ऊपर आ रही हैं, अब आप गीले हो गए, तो फिर आप ये तो नहीं कहोगे ना मैं के बारिश में भीग कर आए हैं, है ना? तो इतना समझ गए? पहले बताओ, ये 3 बेसिक रूल समझ गए, 3-4 जो भी मैंने आपको बातें बताई यहां पर। हवा का बवंडर, पानी का बवंडर, और वार्म करंट, कोल्ड करंट, वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास। सेंटर ऑफ साइक्लोन इज लो प्रेशर एरिया, उसको कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन, एंड इट इज अ बर्थ प्लेस ऑफ साइक्लोन। ठीक है? तो साइक्लोन्स आर सेंटर्स ऑफ लो प्रेशर वेयर winds from the surrounding high pressure area they converge towards the center in a spiral form। मैंने बताया ना आपको अभी हवा के कंटेक्स्ट में भी, मैंने आपको ये बताया था, वार्म करंट, कोल्ड करंट, वार्म करंट, कोल्ड करंट, ऐसे मर्ज होते 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 ये ऐसा बना देता है। सेम यहाँ पर भी हाई प्रेशर से जो हवाएं होती हैं आसपास, वो यहाँ पर आने की कोशिश करती हैं। ठीक है? अब हवाएं नहीं, हाई प्रेशर का जो एरिया होता है वो यहाँ पर आने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर कंडीशन फॉर्म हो चुकी है। अभी आपने एक चीज पढ़ी थी, अर्थ के रोटेशन की वजह से कौन सी फोर्स पैदा होती है? कोरियोलिस फोर्स। तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो साइक्लोनिक विंड्स होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लग जाती हैं। कौन से हेमिस्फीयर की बात हो रही है, ये थंब रूल भी मत भूलना। और सर्दर्न हेमिस्फीयर में दे मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आज के बाद आप समझ गए कि किसी भी कंट्री का जिक्र अगर आपसे कर दिया जाए कि यहां पर इस ओशन में इस जगह पर साइक्लोन एक उत्पन्न हुआ है, आपको बस क्या देखना है, ये कंट्री इक्वेटर से ऊपर है कि इक्वेटर से नीचे है। ये एक बहुत प्यारा रूल है श्रेया, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व। इक्वेटर से ऊपर कौन सा हेमिस्फीयर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर से नीचे कौन सा हेमिस्फीयर है? सर्दर्न हेमिस्फीयर। अमेरिका के वाटर्स के आसपास अगर कोई साइक्लोन, अटलांटिक ओशन के आसपास, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन के आसपास कोई साइक्लोन अगर उत्पन्न होता है, तो आप उसको क्या कहोगे? कैसा साइक्लोन है, कौन सी डायरेक्शन है उसकी? एंटी क्लॉकवाइज। ऑस्ट्रेलिया के पास पैसिफिक ओशन में क्लॉकवाइज। उसके बाद ब्रिटेन के पास एंटी क्लॉकवाइज। साउथ अफ्रीका के पास क्लॉकवाइज। अब साइक्लोन को आप 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो, 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप। एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। कौन से रीजन में ये बनेंगे? ट्रॉपिक्स में। टेम्परेट साइक्लोन कहां पर? ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड। और एक होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन।
ये आपके लिए नया है, ये मैं बताता हूँ आपको। पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। नंबर 1, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बहुत अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं। ये नाम ना ऐसे ही नहीं आ जाते हैं। जिन कंट्रीज के अंदर, मेरी बात ध्यान से समझना, जिन कंट्रीज के अंदर, अब अंदर या उसके पास कह लो, फ्रीक्वेंटली साइक्लोन्स आते रहते हैं, उन कंट्री से इंटरनेशनल बॉडीज नाम मांगती हैं कि तुम अपने साइक्लोन को क्या नाम देना चाहते हो जो आया है इस बार या जो आएगा अगले साल। इसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है। अब कंट्री को पता होता है कि हर साल या इस सीजन में साइक्लोन आने ही आने वाला है। अब आप मुझसे कहोगे कि सर ये सीजन क्यों आप बोल रहे हो, कंट्री को कैसे बताने वाला है? क्योंकि ये रूल मत भूलो, साइक्लोन्स आर पार्ट ऑफ वेरिएबल विंड्स, चेंज होता रहेगा वो, ठीक है। तो कंट्री को पता है कि पक्का वो आएगा ही आएगा दोबारा साइक्लोन लेकर। तो कंट्रीज यहां पर अपनी एक खुद से एक लिस्ट जारी करके रखती हैं, आने वाले 10, 12, 14, 15, 20, 25 साइक्लोन्स का नाम रेडी रखती हैं। तो जब जब उनकी कंट्री के अंदर वो आता रहता है, वो उसको नाम देती रहती हैं। एक कंट्री के अंदर इसलिए मतलब अलग अलग प्रकार के नाम भी हो सकते हैं, या फिर सेम नाम बड़े सारे सालों तक चल सकता है। तो एक छोटी सी बात है, मतलब ये बस मुझे आपको बतानी थी, इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है कोई। लेकिन यूपीएससी इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ चुका है वैसे 2013-14 में, इसी नाम के ऊपर, लिस्टिंग के ऊपर। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नोन एज साइक्लोन्स इन इंडियन ओशन, यानी कि हम जो नाम जानते हैं साइक्लोन्स, इंडियन ओशन में वो यूज होता है, इस वजह से हम जानते हैं, ठीक है। वेस्ट पैसिफिक ओशन में इनको बोला जाता है टाइफून्स। एटलांटिक और ईस्ट पैसिफिक ओशन में इनको बोला जाता है हरिकेन्स। फिलीपींस में बोला जाता है इनको बाग्योस। ऑस्ट्रेलिया के अंदर विली बिली। जापान के अंदर टाइफू। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स काफी खतरनाक होते हैं। दे ऑफन कॉज हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी कोस्टल इलाकों में। लैंड मास तक जाते जाते दे बिकम वीक। क्यों? इनका जो बेस होता है, इनको क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? एक तो सब ऑब्वियसली मयूर, सबसे पहले पानी। कभी देखा पानी का बवंडर लैंड के ऊपर घूमते घूमते चला रहा आपके घर तक? ऐसा होता है? और किसी एक पानी के ऊपर हवा का बवंडर घूमते घूमते जा रहा हूं, ऐसा होगा कभी? कुणाल, हवा का जैसे बवंडर छोटा सा देखा होगा तुमने, भिंड में, ग्वालियर में या खेतों में अपने बनना जब शुरू होता है, अगर उसके बेस के नीचे अगर पानी डाल दो, जैसे वो बनना शुरू हुआ है, मिट जाएगा वो 2 मिनट में, है ना। लेकिन अगर उसको वो रेत मिलती चली गई, सूखी रेत, तब वो बनेगा। कभी गीली रेत के ऊपर देखा है कुणाल कि गीली रेत को उठा उठा के घूम रहा हो? स्पाइडरमैन मूवी का सैंडमैन थोड़ी ना यार, अर्थ के ऊपर काम करने वाला है, ज्योग्राफिकल फिनोमेना ही तो होता है। हाँ होते हैं। और अपने इसमें बोलते हैं ना कि इसको भी बोलते हैं शायद से, मेरे ख्याल से भूत होता है या पता नहीं क्या होता है, लोगों का भ्रम होता है ना ऐसा, यूपीएमपी साइड, किसके पास मत जाना, कोई टोना टोटका हो सकता है, भूत हो सकता है। यहां पर भी श्रेय लोगों का भ्रम होता है उसको लेकर। आप क्या भी बोलते हैं इसमें? हाँ, कभी उसमें इसमें कभी पेपर फेंक के देखना है, या कोई भी चीज़ फेंक कर देखना, एक पन्नी फेंक कर देखना, फिर उसकी डायरेक्शन देखना कितनी अच्छी लगती है घूमते हुए। उसके बाद हाँ, ये एक तो इसके बेस में सबसे पहले इनको चाहिए होता है पानी। दूसरा, एक चीज से ये वीक तभी पड़ जाते हैं, इसके मिडल में था लो प्रेशर कंडीशन, लैंड तक पहुंचते पहुंचते अगर कौन सी प्रेशर कंडीशन बन जाए तो ये वीक पड़ जाएगा?
हाई प्रेशर। अरे अंदर तो वीक प्रेशर है ना। आई अगर पहुंचते पहुंचते, अगर एडिशनल पहुंचते पहुंचते हाई प्रेशर तक पहुंच जाए तो वो हो जाएगा। लेकिन अब आप मुझे बोलोगे कि सर ये क्यों मूव करेगा, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक ही तो सब कुछ मूव करता है। इसलिए ये वाला रूल हमेशा काम आता नहीं है। वो तो श्रेय कब होता है जब साइक्लोन की स्पीड बहुत ज्यादा हो और प्रेशर कंडीशन को फेल करते हुए आगे बढ़ रहा हो, जब वो इतनी ज्यादा स्पीड हो जब उसकी, तो वो अपने आप की बर्बादी के लिए बढ़ रहा है। मतलब वैसे तो विनाशकारी है इंसानों के लिए, लेकिन उसका जो अस्तित्व है वो खत्म करने के लिए आगे वो बढ़ रहा है, अपने आप को विनाश करने के लिए बढ़ जाता हो कभी कभार आगे। समझ रहे हो? तो यानी कि अभी अभी के लिए बस आपको ये याद रखना है कि लैंड पर जाते जाते उसके पास वाटर कंडीशन नहीं होंगी इसकी बेस पर, ठीक है? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ उसको। अब हम एक चीज जानते हैं, 29 अक्टूबर 1999 को एक वॉलेंट साइक्लोन ने हिट करा था ओडिशा की कोस्ट को, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग एंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म टू हिट द इंडियन कोस्ट। विंड जो थी 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही थी, लगभग एक दिन से ज्यादा, 36 घंटों तक लगातार। इन हवाओं की ताकत इतनी थी, इट कॉज्ड अ 7 मीटर टाइडल वेव डेट स्वेप्ट मोर देन 20 किलोमीटर इनलैंड। पानी इतना ज्यादा भर गया, 20 किलोमीटर तक अंदर तक चला गया, कोस्टल रीजन से होते होते ओडिशा के इनलैंड इलाकों तक। एंड इट ब्रॉट मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड डेथ टू अ नंबर ऑफ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। ऐसा माना जाता है कि 10 मिलियन लोग 12 कोस्टल बेल्ट्स में अफेक्ट हुए थे साइक्लोन से, एंड मोर देन 10,000 पीपल लॉस देयर लाइव्स। अब जब भी ये साइक्लोन की चेतावनी आती है, कुछ भी आती है, तो इसमें आपको पता होगा आप ओडिशा में रहते हो तो काफी ज्यादा उथल पुथल मच जाती है ना। क्यों? इकोनॉमिक लॉस, जॉब लॉस, स्कूल कॉलेजेस का बंद रहना, है ना। हर साल लोगों को फिर एक नया जीवन निर्वाह ढूंढना पड़ता है, राइट। उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई अभी कि इंडियन ओशन में आने वाले साइक्लोन्स के नाम की लिस्ट जारी करी जाती है, हर एक कंट्री अपना अपना लिस्ट जारी करती, वो देती है, नाम देती है ना। तो डेलिब्रेशंस फॉर नेमिंग साइक्लोन्स इन इंडियन ओशन रीजन इट बिगेन इन 2000, और एक फॉर्मूला एग्री करा गया 2004 में। 8 कंट्रीज जो हैं ये एक सीक्वेंस में अपना नाम देना स्टार्ट करती हैं। बांग्लादेश ने मान लो कि एक नाम दिया, मान लो कि 2023 में जो भी साइक्लोन आने वाले हैं ना, अब इसके लिए सुनो मेरी बात सुनो, इसके लिए कंट्रीज ऑलरेडी एक नाम दे चुकी हैं। बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। कितनी कंट्रीज हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपको याद रखना, मैंने आपको बोला ना यूपीएससी पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान भी है इसके अंदर, याद रखना ओमान भी है, और पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये अपने अपने नेम देते हैं। अब मान लो कि अभी तक जो प्रीवियस साइक्लोन जो आ चुके हैं, 2020 में बांग्लादेश वाला नाम यूज हो चुका है इंडियन ओशन में आने वाला साइक्लोन। अब 2021 में मान लो 2 साइक्लोन आ गए, तो इंडिया ने जो नाम दिया था वो यूज हो गया, मालदीव्स ने जो नाम दिया था वो भी यूज हो गया, क्योंकि 2 साइक्लोन आ गए। अब 5 साइक्लोन आ गए 2022 में, तो म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, इनके नाम यूज हो गए। अब 2023 में दोबारा से लिस्ट कहां से शुरू हो गई? अब जो पहला साइक्लोन कभी भी आएगा 2023 में, जो बांग्लादेश के द्वारा जो नाम दिया गया होगा। ऐसे चलता है ये। सही है प्रोसीजर? सही है ना प्रोसीजर? बताओ, सारी कंट्रीज को मौका मिल रहा है ना अपना अपना फेयर तरीके से। अबे घंटा सही है, वहां जान जा रही है तो मैं नाम देने की पड़ी है। गहरी सही है। लो बिस्मे से पूछो, क्यों बिस्मे? जब नारियल के पेड़ के ऊपर बैठना पड़ता 4 दिन तक तो कैसा लगता है? तब नाम याद आते हैं कि वो याद आता है कि घर पहुंचे?
नहीं नहीं, एक बात कह रहा हूँ, एक मैं मतलब इमेजिनेशन, ठीक है। गायर माता बीच के टोटर्स भी गाली देके जाते हैं श्रेया, बगल से। साले प्रेगनेंसी भी पूरी नहीं होने दी, ठीक है। तो दे कंट्रीब्यूटेड सेट ऑफ नेम्स विच आवर असाइंड, विच आर असाइंड, आवर नहीं, विच आर असाइंड सीक्वेंशली वेन एवर अ साइक्लोन स्टॉर्म डेवलप्स, ठीक है। श्रेया कह रही है सही है, सबको मौका मिलता है। टेम्परेट साइक्लोन्स, मतलब कंट्रीज को और कोई काम नहीं मिला, नाम देने के लिए समझौता करने बैठे हैं। वही तो, टेम्परेट साइक्लोन्स। अच्छा ये नाम ये रीजन कहाँ पता लग रहा है आपको अर्थ पर? टेम्परेट, तो टेम्परेट अपना कहाँ हो गया आपका? पोलर तो यहाँ तक खत्म हो जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसके बियॉन्ड, लेकिन कहाँ तक? पोलर रीजन से पहले पहले तक, मतलब ट्रॉपिक से पोलर के बीच में जो होता है वो टेम्परेट जोन होता है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेट रीजन में आपको ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते यार, बिल्कुल होते हैं, है ना। तभी तो ये ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको जेब्रा वेब्रा देखने को मिलते हैं। जिराफ होता है इंडिया में, जिराफ होता है, जेब्रा, कैंगरू, क्यों? वो ला के रख दिया अगर हम कैंगरू को राजस्थान में या फिर किसी कान्हा नेशनल पार्क में, तो और सोचना क्या इसमें इतना। हाँ, एक्चुअली क्या होता है पता है क्या होता है? आप ये सोच सकोगे कि खाने पीने को वो नहीं मिलेगा, यार बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, इनको सिकनेस हो जाती है और ये मर जाते हैं फिर वैसे। टेम्परेट साइक्लोन्स, दे आर फॉर्म्ड अलोंग अ फ्रंट व्हेन हॉट एंड कोल्ड एयर मासेस मीट इन मिड लैटिट्यूड। मैंने अभी आपको प्रीवियस साइक्लोन में बताया ना, ये हवा का मिलना, गर्म और ठंडी हवा का, उसको ना, जैसे मैं अभी तक आपको एयर मास एक चीज दे रहा था ना, दे मीट अलोंग फ्रंट। अब आप कहोगे फ्रंट क्या होता है? यार ये छोटा मोटा टर्म नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम लोग कहते हैं एयर फ्रंट। क्या कहते हैं? एयर फ्रंट। अब पहले फ्रंट के बारे में जान लेते हैं। फ्रंट एक बाउंड्री होती है सेपरेटिंग वार्म एंड कोल्ड एयर मास, यानी कि यहां पर देख लो, वार्म एयर, कोल्ड एयर, ये बाउंड्री क्या है? एयर फ्रंट। कोई लॉजिक अपने आप से मत लगाना कि एयर की फ्रंट की जगह होती है, आगे की जगह होती है, नाम है भाई उसका एयर फ्रंट। और एयर फ्रंट जब भी मैं नाम बोल रहा हूं तो आज के बाद आप रूल अपना क्या बनाओगे? क्या दोनों तरह के हवाई हमें देखने को मिलती है वहां पर, गर्म भी ठंडी भी? बिल्कुल। वन टाइप ऑफ एयर मास इज यूजली डेंसर देन द अदर। कैसे? अब जैसे कोल्ड है, कोल्ड वाली कैसी होगी? हाई प्रेशर और डेंस एयर। वार्म एयर कैसी होगी? लो प्रेशर और लाइट। हमेशा किसी भी फिनोमिना को अगर होने के लिए ज्योग्राफी में, कुदरत में, एनवायरमेंट में एक वेरिएशन होनी चाहिए ना, डिफरेंशिएशन होना चाहिए ना। अभी हमने क्या टर्म यूज करा था? डिफरेंशियल हीटिंग, है ना? ये होना चाहिए, बिल्कुल। तो वन टाइप ऑफ एयर मास is usually denser than the other with different temperatures and humidity. This meeting of air mass causes rain,
स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, कोल्ड डेज, हॉट डेज, विंडी डेज। कोई दिक्कत? ये देखो ना, हम लोग जनरली क्या वर्ड यूज करते हैं? हॉट प्लस ह्यूमिड एंड कोल्ड प्लस ड्राई। जब ये मर्ज होंगे फिनोमेना नहीं बनेगा। इसकी छोड़ो मयूर, उसकी अगर कंफ्यूज हो तो उसकी बात कर लो। वार्म और कोल्ड एयर जहां बनते हैं वहां फॉगी कंडीशन बन जाती है। याद आया? फिर लाइट हाउसेज की जरूरत पड़ती है हमें वहां पर पानी में, समुद्रों के आसपास। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हवा के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए मैं वो एग्जाम्पल देना नहीं चाहता था। ठीक है, यहां पर आप देखो, टेम्परेट साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड along a air front where hot and cold air masses meet in mid latitudes between 35 degree and 65 degree north and south। यानी कि ये वर्ल्ड में कहां देखने को हमें मिलते हैं, कहां बनते हैं? यहां पर आप देखो जरा इसको, थोड़ा सा 1 डिग्री क्योंकि और ज़्यादा दे रहा है हमें। क्या दे रहा है यहाँ पर देखो? 65। ठीक है, जो हमने पहले बात करी थी वो अलग कंटेक्स्ट था, 35 टू 65। क्योंकि वो हम जो बात कर रहे थे ना, आप कहोगे कि अभी आप 60 तक कुछ बता रहे थे, कंफ्यूज मत होना। वो मैं वेस्टर्लीज के बारे में आपको बता रहा था, उसके नाम बता रहा था मैं आपको। ये रहा रोलिंग 40s, फ्यूरियस 50s और स्क्रीमिंग 60s। ठीक है, यहाँ पर लेकिन हम कुछ और बात कर रहे हैं, बिल्कुल अलग बात है वो, कि टेम्परेट साइक्लोन्स जो हैं वो कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं? 35 टू 65 डिग्री नॉर्थ। सिमिलरली यहाँ पर 35 टू 65 डिग्री साउथ। ठीक है, यहाँ कौन से साइक्लोन्स बनेंगे? टेम्परेट साइक्लोन्स। आगे बात कर रहे हो इसके बारे में। टेम्परेट साइक्लोन्स जो है, दे डू नॉट बिकम वीक लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑन रीचिंग द लैंड। ये नहीं बनते वीक। टेम्परेट साइक्लोन्स कॉमनली अकर ओवर नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, मेडिटेरेनियन बेसिन। अब मुझे क्या बताओ, ये वाले साइक्लोन्स इंडिया में बन सकते हैं क्या? नहीं। इंडिया में कौन से बनेंगे? ट्रॉपिकल। क्यों? ये रूल ही यही दे रहा है हमें डिग्री ऑफ लैटिट्यूड का, 35 से लेकर 65 तक। इंडिया तो इसके नीचे आता है ना। अच्छा, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर का पार्ट है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड लॉन्गिट्यूड की टर्म्स में ईस्टर्न साइड के वेस्टर्न साइड? ईस्टर्न। इक्वेटर को टच करता है इंडिया, या इंडिया का कोई भी हिस्सा? क्यों? शेरा करे मूड खराब करने वाली बातें मत करो मुझसे। तुम्हें लगे तुम उठा के रख देना वहां पे उसको। ज्यादा शौक है तो उठा के रख देना उसे। जाओ श्रेया, एक ना एक दिन ये वाला काम हो जाएगा, क्योंकि हम सब अभी तैर रहे हैं पानी के ऊपर, पता ना ये वाली बात। एक दिन अमेरिका हमारी जगह पर होगा और हम अमेरिका की मतलब जगह पर होंगे अभी। तो मेडिटेरेनियन बेसिन के अंदर जो टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं, दे एक्सटेंड अप टू रशिया एंड इंडिया इन विंटर्स। लेकिन कंडीशन ये है, विंटर के अंदर उसका असर आता है। अब ये ऐसा नहीं कि बन पाते हैं, पूरे के पूरे बन ही जाते हैं इंडिया के अंदर। इसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। कहां से चले आते हैं इंडिया के अंदर? कौन से इलाके से? अगर इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जा रहा है तो वो पानी का असर कहां तक हो जाएगा बताओ? अरे बताओ, वेस्टर्न साइड पे कौन सा पानी है हमारा? अरेबियन सी।
लेकिन वो असर लेकर आते हैं, ऐसा नहीं कि उस पानी में बन जाएंगे वो। बिल्कुल ऐसा कोई भी कंसेप्ट दिमाग में मत बिठा लेना आपने, कैरेबियन सी के अंदर ये बन जाएंगे ऐसा करके। तो अब आपको एक रूल क्या पता लगा? अभी तो आप ये क्या बोल रहे थे, इंडिया के अंदर नहीं बन सकते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर डायरेक्टली फॉर्म नहीं हो सकते हैं। इनका असर जो है वो देखने को मिलता है मेडिटेरेनियन साइड से होते होते कहां तक एक्सटेंड होते हैं, इंडिया तक। अब याद है श्रेया, इसको भूल जाओ, अभी कंफ्यूज अगर हो रहे हो इसमें सब लोग अभी भूल जाओ अभी यहाँ पर, क्योंकि ये बात नहीं होगी जब तक इंडियन ज्योग्राफी के अंदर इंडिया का मॉनसून सिस्टम नहीं करवाऊंगा ना, ये वाली बात क्लियर नहीं होगी श्रेया। लेकिन एक बात याद करो, मैंने आपको क्या बताया था, सर्दियों के अंदर जो हमारी रिमझिम 4-5 दिन तक जो बारिश होती है, जो बूंदें पड़ती रहती हैं, जिसको मोहाटे कहते हैं कई लोग, है ना, पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर, एमपी के अंदर, और वो फसलों के लिए काफ़ी अच्छी होती है ना। कहा जाता है वो सर्दियों के अंदर जो 5-6 दिन की जो बारिश होती है वो काफ़ी सही होती है फसलों के लिए। मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले एक चीज़ बताई थी श्रेया, अगर आपको याद हो इसमें, कि वो पानी जो होता है वो कहीं और से चला आता है हमारे यहाँ बौछार करने। यही है वो फिनोमेना भारत के अंदर जो विंटर्स में, अगर इस बार जो सर्दियों में जो 3-4 दिन तक जो मोहटे पड़ती हैं, कुणाल पता है ना, ये जो 4-5 दिन तक जो जाती हुई सर्दियों में जो बारिश होती रहती है, जब हर कुछ फॉगी कंडीशन भी होता है, फिर बारिश भी हो रही है, कहीं निकल नहीं पाते हो, गुस्सा सा आ रहा होता है, तो वो एक्चुअली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है। एंड इट इज़ गुड फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। लेकिन क्या वो हमारे पानी में बनता है क्या? नहीं, वहां से गुजरता हुआ चला आता है इंडिया के लैंड तक, और एक्चुअली बनता कहां पर है? मेडिटेरेनियन सी में। और कौन से साइक्लोन्स होते हैं? टेम्परेट साइक्लोन। हमारे यहाँ क्योंकि ये साइक्लोन नहीं बन पाता ना सर्दियों में, वो सिर्फ अपना एक हवा का झोंका जिसके अंदर नमी है वो लेकर आता है। अब उसको तो नहीं पता कि हमारे यहाँ सर्दी चल रही है, गर्मी चल रही है, तो इसलिए वो ज़्यादा जोर की बारिश नहीं करवा पाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो हवा होती है उस टाइम पर डेंस होती है, हाई प्रेशर कंडीशन होती है, इसलिए वो मोहाटो की फॉर्म में बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही होती है उस टाइम पर। अब दिल्ली और ये पंजाब में रहने वाले आप लोग जितने लोग, इतना आप लोगों को तो पता होगा ना कि ये भी एक्सपीरियंस नहीं कर रखा, ये तो देख रखा होगा। और जोर की बारिश नहीं होती ये भी पता होगा आपको, अगर आप उसमें निकल जाओ तो गीले हो जाओगे। अब ठंड होती है, इस वजह से हम मतलब बड़े सारे कपड़े उस टाइम पर पहने होते हैं, लेकिन फिर भी पता लग जाता है कि इसके बाद अब सर्दियां जाने वाली हैं, है ना, मौसम खुल जाएगा इसके बाद। अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, ये क्योंकि साइक्लोन नहीं बन रहा है यहां पर उस टाइम पर, साइक्लोन तो बन रहा है मेडिटेरियन सी में, उसका असर, उसकी हवाएं जो वो मॉइस्चर लेकर आ रही हैं वो बारिश में, वो भारत में आके बारिश करवा रही हैं, इसलिए हम इसको साइक्लोन ना कहकर क्या कहते हैं, डिस्टर्बेंस। और क्योंकि इंडिया के वेस्टर्न साइड से आता हुआ चला आता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और इसमें खफा मत होना इस चीज़ से कि सर हमारे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं जो आप बता रहे हो, मैं भी तो इंडिया में इतने साल से रह रहा हूँ। वो क्योंकि होते ही इसमें यार वेस्टर्न साइड पर है यार। आप कहाँ रह रहे हो इसमें? ईस्टर्न साइड। तो इस बार सर्दियों में यहाँ पर आना 4-5 दिन के लिए, गीले होकर जाना। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं दे अकर इन द लैटिट्यूड बिटवीन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री इन बोथ हेमिस्फीयर, यानी कि बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड है विद द लैटिट्यूड्स ऑफ, जहां पर टेम्परेट साइक्लोन होता है उसी के आसपास, उसकी लोअर रेंज से थोड़ा सा नीचे, एंड अगेन अपर रेंज से थोड़ा सा नीचे। 30 डिग्री 60 डिग्री यहां पर दिखा देता हूं, इधर से इधर तक क्रिस्टल क्लियर। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक। ओके,
इनको हम लोग कहते हैं मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स। ये इस रीजन में क्योंकि लोकेट होते हैं, ठीक है। दे कलेक्ट एनर्जी फ्रॉम टेम्परेचर डिफरेंसेस विच आर फाउंड इन हायर लैटिट्यूड्स। कैसे टेम्परेचर डिफरेंस? कैसे 30 डिग्री से 60 डिग्री जब आप जा रहे हो, यहां पर देखो 30 डिग्री के आसपास क्या कैसा है यहां पर माहौल? ट्रॉपिक्स का ही असर है ना, काइंड ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। लेकिन 60 डिग्री में प्रॉपर तरीके से कैसा माहौल है? टेम्परेट वाला, थोड़ा सा कोल्डनेस, क्योंकि ऊपर से पोलर विंड्स वगैरह भी हैं, है ना। यानी कि क्या देखने को मिल रहा है? हॉट प्लस कोल्ड टेम्परेचर का असर हो गया, टेम्परेचर वेरिएशन। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स प्रोड्यूस माइल्ड शावर्स टू हैवी गेल्स, मतलब हल्की फुल्की बारिश, रिमझिम बारिश होते होते तेज वाली बौछार एकदम से। अच्छा, हैवी गेल्स मतलब पता है क्या होता है मयूर? कभी कभार थी बारिश नहीं थी, एकदम से तेज बारिश होने लगी, उसके बाद थोड़ी देर के बाद शांत होकर वो धूप निकल आई एकदम से, बड़ी जोर की बारिश हुई, तो हम कहते क्या गीला करने को आई थी? काले बादल बन गए, एकदम अंधेरी छा गई, बारिश हुई, 5 मिनट मुश्किल से 10 मिनट उबलते होंगे, दोबारा मौसम खुल गया। थंडरस्टॉर्म, ब्लिजार्ड एंड टॉर्नेडोज। अब हम बात करते हैं एंटी साइक्लोन्स की। एंटी साइक्लोन साइक्लोन्स के अपोजिट होते हैं। यहां पर एक एरिया होता है हाई प्रेशर रीजन का, इट इज फाउंड इन द सेंटर। जबकि नॉर्मल साइक्लोन में क्या होता है, जो साइक्लोन की आई होती है वहां पर कौन सा प्रेशर होता है? लो प्रेशर। यहां पर क्या होता है? हाई प्रेशर। तो हियर एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर रीजन इज फाउंड इन द सेंटर सराउंडेड बाय लो प्रेशर ऑन ऑल साइड्स। विंड जो होती है कहां से कहां मूव करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहां पर सेंटर में ही हाई प्रेशर है, तो ओरिजिनेट कहां से होगी? यहां से जो हवाएं होंगी सेंटर से ही ना। जबकि साइक्लोन के अंदर क्या कर रही थी वो? लो प्रेशर के अंदर क्या कर रही थी? कन्वर्ज कर रही थी। यहां पर क्या करेंगी? डाइवर्ज। तो विंड्स फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन मूव आउटवर्ड्स टू लो प्रेशर रीजन इन अ स्पाइरल फॉर्म। एंटी साइक्लोन्स आर ऑफन accompanied बाय कोल्ड वेव एंड हीट वेव। ठीक है, यहां पर इन्होंने कम दे रखा है, हम और पढ़ेंगे इसके बारे में, डोंट वरी। इसके साथ दो इफेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें आपने सुना है वो एल नीनो और ला लीना, उसकी वजह से भी फिर एसोसिएटेड फिनोमेना डेवलप होते हैं। उसके साथ हम कंबाइंड फॉर्म में डेवलप करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि सर हमारे बारे में, हमें साइक्लोन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई है, जी हाँ कंप्लीट मिल गई है, बस एडवांस लेवल की कुछ चीज़ें वैल्यू एडिशन के तौर पर आती रहेंगी, लेकिन वो सिर्फ वैल्यू एडिशन के तौर पर आएंगी। कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए सारे के सारे। लोकल विंड्स। लोकल विंड्स वो विंड्स होती हैं डेट ब्लो ओनली इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो इफेक्ट होता है लोकल विंड्स का वो उसी पर्टिकुलर रीजन में फील होता है, सच एज लैंड एंड सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज। तो इनके सीजनल या लोकल नेम होते हैं, जैसे फियन, एल्प्स यूरोप में लोकल विंड को बोला जाता है, उधर एक होती है। सिरोको, नॉर्थ कोस्ट ऑफ अफ्रीका। चिनूक, रॉकीज माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका। लू, थार डेजर्ट इंडिया। मिस्त्रल, मेडिटेरियन सी इन फ्रांस। बोरा, मेडिटेरियन सी इन इटली। हमारे इंडिया में कौन सी होती है जनरली जो हम बोलते हैं? नॉर्थ इंडियंस, सेंट्रल इंडियंस, लो। और ये लोगों को बीमार भी कर देती है। जैसे कहते हैं ना, कुणाल सुना होगा कि लपट लग जाती है तो पानी की कमी हो जाती है, फिर ORS सॉल्ट जो है वो पिलाया जाता है पानी में घोलकर लोगों को, पता होगा श्रेया? हाँ, पानी की कमी कर देता है शरीर के अंदर, मतलब डिहाइड्रेशन। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार के बादलों के बारे में।